नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ फिर से शांतनु गुप्ता जी हैं। बहुत व्यस्त हैं शांतनु जी, आजकल किताब लिख रहे हैं, नई किताब भी आई है, लेकिन मैं इनको आज फिर से बहुत मुश्किल से पकड़ के शो पे वापस लाया हूँ। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू अभिनव जी। और मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि आपकी नई पुस्तक आई है, इसके बारे में आप अभिनव जी से जरूर यूट्यूब करिए। तो आई थिंक हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो पॉपुलर हो गया। पता नहीं आपको कभी फीडबैक मिला, नहीं मिला, मुझे कई बार फीडबैक मिला। नहीं, आपका वीडियो सब लोग देखते हैं। जब भी मैं आपका वीडियो अपलोड करता हूँ शांतनु जी, तो बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखते हैं और मैसेज भी आता है, लोग कमेंट्स भी करते हैं और लोग बताते भी हैं कि यूपी के बारे में इतना अच्छा बताने वाला जो हमारा पैनलिस्ट हैं उसमें आप सबसे बेहतरीन है। तो शांतनु जी, आपकी ये एक नई किताब आई है, दी मंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू बैज ऑफ ऑनर। तो शांतनु जी, इसी की बुक के बारे में हम बात करेंगे आज। आपने पहले भी योगी जी की ऊपर किताब लिखा हुआ है। वो तो जब लिखा था जब सरकार में योगी जी आए थे। अब उनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, वो जनता के बीच फिर से जा रहे हैं जनता का जनादेश आशीर्वाद लेने के लिए। सो ये जो किताब है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि अभी मोदी जी ने कहा है भाषण में, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ऐसा क्यों कहा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा। मेरी जो पहली किताब थी उसका नाम था द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। वो उनकी जीवनी थी कि वो सन्यास से पहले का उनका जीवन, जैसे अजय सिंह बिस्ट जो उनका नाम था, वो जीवन जो उन्होंने पहाड़ों में बिताया, फिर वो महंत कैसे बने, फिर उनका जो एक सांसद की तरह काल था, जो 19 साल वो सांसद रहे, 5 बार वो लोकसभा सांसद जीत के आए, वो कैसा रहा, और उनका चीफ मिनिस्टर का शुरुआती काल। ये किताब वहां से टेक ऑफ होती है अभिनव जी। और इसका बल्कि अगर दूसरा टाइटल हो सकता था तो ये भी हो सकता था, यूपी प्लस योगी उपयोगी। इसका अच्छा टाइटल हो सकता था, लेकिन मैं अपना क्रिएटिव नहीं हूं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो ये यही है कि उन्होंने पिछले 5 साल में वो कैसे उपयोगी हुए उत्तर प्रदेश के लिए। जो पिछली किताब थी अभिनव भाई, वो उनके जीवन के ऊपर थी, उनके काम पे नहीं थी, क्योंकि तब वो मुख्यमंत्री बने ही बने थे। ये है कि 5 साल में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, तो अगर आप मेरे एक इंडेक्स देखेंगे तो आपको 10 एक थीमेटिक एरिया दिखेंगे। एक क्राइम होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, एजुकेशन होगा, फार्मर्स इशू होगा। तो एक टॉपिक पूरे एक थीम को डील करता है, उसका डेटा देता है, उसका कंपैरिजन करता है। और अब ये किताब, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, तो हिंदी में भी आ गई है। मैं प्रति आपके पास भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसे ये आती है, एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश। और इसकी जो टैगलाइन है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में यूपी वाला भैया गाली नहीं सम्मान है। क्योंकि यूपी वाला भैया एक गाली की तरह कहा था, अरे यार तुम तो भैया हो, हटो यहाँ से, है ना। और उस गाली का मतलब क्या था? अरे भाई, तुम्हारा प्रदेश है जहां तो गुंडागर्दी होती है, जहां पे लैंड माफिया है, जहां चीटिंग माफिया है, जहां भू माफिया है, ऐसे तुम गरीब लुटे पिटे कचरे स्टेट से आए हो, तो यूपी वाला भैया हो, तुम पीछे रहो। और यहां तक होता था अभिनव भाई कि यूपी वाले लोगों को जब वो बैंगलोर में या मुंबई में, गुजरात में छोटी नौकरियों के लिए जाते थे, तो उनको थोड़ा डिस्कार्ड किया था, चीटिंग से पास होके आया हो, क्योंकि यूपी में एक तरह चीटिंग माफिया चलता था। तो इन सब के अगेंस्ट कैसे योगी जी उपयोगी हुए हैं, वो एक किताब का वर्णन है। और ऐसे मानक जो उत्तर प्रदेश के बारे में कभी बोले नहीं जाते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 से नंबर 2, इकोनॉमी में नंबर 2, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.5 से लेकर 4% आ गया। तो ऐसे मापक जिसमें हम कभी उत्तर प्रदेश को सोच नहीं सकते थे। हम सोचते थे ऐसे इंडेक्सेस तो गुजरात के लिए बने हैं, महाराष्ट्र तमिलनाडु के लिए बने हैं, हम कहाँ, हम तो उसमें हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में, गुंडागर्दी में। मतलब यूपी एक तरह से बॉलीवुड को स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया करता था। बॉलीवुड की स्क्रिप्ट के लिए यूपी एक रोल मॉडल था। जो गुंडागर्दी की पिक्चरें हुआ करती थी, जो माफिया डकैती की पिक्चरें हुआ करती थी, उसके लिए एक रोल मॉडल हुआ करता था, बाकी इसी चीज के लिए रोल मॉडल नहीं था। इन सब के लिए योगी जी कैसे उपयोगी हुए, और हमने पिछले 2 महीने में देखा है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो खुशीनगर एयरपोर्ट हो, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे वो एम्स गोरखपुर हो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर हो। मतलब मैं बोलूंगा तो मेरी सांस छूट जाएगी, इतनी सारी चीजें हैं। उस सारी चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक रिसर्च के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में कंपैरिजन करते हुए, हिस्टोरिकल कंपैरिजन करते हुए मैंने इस किताब में लिखने की कोशिश करी है। पहला चैप्टर उनके व्यक्तित्व के ऊपर है कि एक योगी क्या ऐड करता है गवर्नेंस में, और बाकी चैप्टर एक एक थीमेटिक एरिया के ऊपर है। अगर आप मुझे 1 मिनट और दें तो मैं बस चैप्टर के बारे में बता दूं आपके दर्शकों को, जिससे उनको रुचि भी आए पढ़ने में, और हमारी किताब का भी थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा इस बहाने। अलाउड है ना आपके चैनल पे प्रमोशन करना? देखिए, पहला तो योगी जी के बारे में कि कैसे योगी जी के आने से सरकार ईमानदार हो गई। दूसरा है
कि वाई क्रिमिनल्स फियर योगी, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तीसरा चैप्टर है विद्युतीकरण के बारे में, इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, और वो मेजर डिफरेंस है। 16,000 मेगावाट ट्रांसमिशन होता था अखिलेश के समय, आज 24,000 25,000 मेगावाट ट्रांसमिशन होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर 7 से 8,000 मेगावाट डालर ट्रांसमिशन हो रहा है स्टेट में, तो उसकी इकोनॉमी तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। मोर इलेक्ट्रिसिटी मीन मोर मशीन, मोर गैजेट्स, तो उसका तो ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा ही होगा। चौथा चैप्टर है वो एक्सप्रेसवे के बारे में, और नाम मैंने मोदी जी से चुराया है। मोदी जी ने एक बार कहा था कि योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश बन गया है, और वही मेरे चैप्टर का नाम भी है कि कैसे योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश बना। जो पांचवा चैप्टर है वो इंडस्ट्री, जॉब्स और रोजगार के बारे में है। छठा चैप्टर शिक्षा के बारे में, शिक्षा में क्या क्या हुआ, पहले कैसे चीटिंग आधारित शिक्षा थी। अखिलेश अभिनव भाई मंच से कहा करते थे थोड़ी बहुत चीटिंग तो सब कर लेते हैं, चीटिंग में क्या बड़ी बात है, मंच से कहा करते थे। कल्याण सिंह कानून लाए नकल के विरुद्ध, मुलायम सिंह ने आया तो हटा दिया वो कानून। वहां कोई सोचो नकल का कानून हटा सकता है कोई? और अखिलेश मंच से क्या करते थे, और इस बार फिर से वो कानून आया। सातवां चैप्टर है हेल्थ के बारे में, उसमें कोरोना भी पूरा डिटेल में कोरोना डील किया गया है कि कोरोना में कैसे डील किया गया, और कैसे आईआईटी कानपुर, WHO, नीति आयोग, मुंबई हाई कोर्ट, और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक MP क्रेग केली तक ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी। आठवां चैप्टर किसानों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नवा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में बात भी कर सकते हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जो कल्चरल रेनेसां हुआ है उत्तर प्रदेश का, और हमने अभी काशी में देखा है और भी बहुत कुछ देखा है, वो चैप्टर है। और 10वां चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल इंजन की सरकार, जिसको हम आजकल सुनते हैं कि दोनों जगह जो साथ में सरकार है, जो समन्वय है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का एज ए लीडर, उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है, हमने एक फोटो भी देखा था वो। और जो कल हमने सुना उपयोगी, वो जो पर्सनल केमिस्ट्री है दोनों की, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों एक तरह की सरकारें हैं, कोई विरोध नहीं है। मतलब ममता बनर्जी ने जब PM किसान स्कीम आई तो 2 साल डेटा इसलिए नहीं दिया कि अगर किसानों के अकाउंट में पैसे चले गए तो नरेंद्र मोदी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे किसानों को पैसा मिले ना मिले मुझे नहीं परवाह है, ममता बनर्जी को परवाह नहीं थी। उनको परवाह ये थी कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर होंगे या नहीं होंगे, मेरे किसान भाड़ में जाए। और उन्होंने, आपको पता, 2 साल डेटा नहीं दिया। कब डेटा दिया? चुनाव के 15 दिन बाद, जब वो चुनाव जीत गए दूसरा, तब डेटा दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले डेटा दिया, और डेटा भी बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, और PM किसान के सारे इंस्टॉलमेंट यूपी में जा चुके हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से यूपी उपयोगी है। और मैंने जैसे कहा कि अगर मैं किताब आज लिखता तो उसका टाइटल भी शायद वो लिख सकता था, यूपी प्लस योगी उपयोगी। तो ये किताब है सार में, अगर मैं बताऊं। शांतनु जी, इसमें आपने एक बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है कि यूपी में किसानों के लिए योगी सरकार ने क्या किया है। और अभी किसान, हमने देखा है कि बिल भी वापस हुआ है, भाजपा पे आरोप लगा है किसान विरोधी है, योगी सरकार पे भी लगा था कि किसान विरोधी है। कुछ लोग यहाँ हमारे यूपी में भी बैठे होते हैं, गाजियाबाद के पास हाईवे वगैरह जाम करके, और गांव-गांव वेस्टर्न यूपी में कम से कम जाके बोल रहे हैं कि योगी जी की सरकार जो है किसानों की विरोधी है। लेकिन आपने जो बुक में लिखा है वो अलग ही पिक्चर दर्शाता है कि किसानों के लिए योगी सरकार ने काफी कार्य किए हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि नैरेटिव बना दिया है कि ये तो भाई किसान की विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। जी, देखिए ये चैप्टर है हाउ फार्मर्स फाइनली गॉट देयर ड्यू इन योगी गवर्नमेंट। ये पेज नंबर 171 पे है अभिनव भाई, ये इसका आर्टवर्क है। पल्लवी सक्सेना ने बहुत सुंदर आर्टवर्क किया है हर चैप्टर के शुरू में। इसमें मैंने डेटा से बैक करके बताया है कि पिछले 5 साल में किसानों के साथ क्या क्या हुआ है, उसको कंपेयर किया है अखिलेश जी की सरकार से, मायावती जी की सरकार से। एक शब्द जो बहुत सुना गया इस आंदोलन में, वो शब्द क्या था? वो शब्द था MSP। तो MSP कैसे, जो अखिलेश के समय MSP था और अभी का MSP है, उसमें कैसे बढ़ोतरी है वो बताया गया। लेकिन MSP से भी बड़ी चीज पता है क्या अभिनव भाई, कि क्या MSP पे खरीद हो रही है नहीं हो रही। मैं MSP कुछ भी डिक्लेयर कर दूं, बड़ा सा MSP डिक्लेयर कर दूं, उस पर खरीद भी ना तो क्या फायदा है? तो चाहे आप राबी का सीजन देख लें, चाहे खरीफ का सीजन देख लें, चाहे वीट की फसल देख लें, गेहूं की फसल देख लें, या राइस की मतलब धान की फसल देख लें, दोनों में 7 से 8 गुना ज्यादा खरीद हुई है। तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, 2016-17 मतलब अखिलेश का जो अंतिम साल था, उसमें 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। कितना? 7 लाख मीट्रिक टन। और अभी जो आखिरी साल है, मतलब ये 2021 का जो राबी का सीजन गया, उसमें कितना खरीदा गया? 56 लाख मीट्रिक टन। 7 अट्ठे 56, 8 गुना ज्यादा खरीदा गया। और ऐसे ही धान में तो और ज्यादा है, 8.5-9 गुना ज्यादा खरीदा गया। तो सबसे पहली याद कि क्रय केंद्र बनाए गए, कम से कम 5,000 से ज्यादा क्रय केंद्र बनाए गए, जो मंडी या मंडी के एक्सटेंशन बनाए गए, जहां पर जिससे किसान आसानी से जा सके। सबसे मजे की बात, इन सारे किसानों को
जैसे मुझे वीट में याद है, गेहूं में याद है, करीब 12.5 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे गए। ये पहली बार पूरे देश में किसी ने किसानों को अपने अपनी 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 फसल के लिए डीबीटी किया है। पीएम किसान डीबीटी से होता है, लेकिन वो पेमेंट नहीं है, वो आपकी प्रोड्यूस के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं है। तो प्रोड्यूस के अगेंस्ट में पेमेंट पहली बार किसी ने देश में डीबीटी और अकाउंट, क्योंकि किसान को कई बार ये बड़ी दिक्कत होती थी। पहली बार जो सबसे बड़ी चीज है। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, चाहे वो सॉइल कार्ड बनाने की स्कीम हो, चाहे वो नीम कोटेड यूरिया की स्कीम हो, चाहे वो इंश्योरेंस की स्कीम हो, चाहे वो किसान डेबिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, उसमें सब में अव्वल रहा उत्तर प्रदेश। तो ये डबल इंजन की सरकार का किसानों को भी फायदा मिलता रहा। और पीएम किसान तो मैंने बताया कैसे किसानों के खाते में पैसे पहुंचे। दूसरा, अब आते हैं वेस्ट यूपी पे। वेस्ट यूपी, अभिनव भाई आप वेस्ट यूपी में आजकल काफी घूम भी रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपकी तस्वीरें। वेस्ट यूपी आपने देखा होगा मूलतः गन्ना की बेल्ट है। उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 गन्ना और शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना और शुगर बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश पिछले 3-4 साल से नंबर 1 है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। तो गन्ना किसानों के लिए तो मंडी पहले भी नहीं होती। गन्ना क्योंकि कैश क्रॉप है, उसे हम लोग नहीं कंज्यूम करते। मतलब हम थोड़ा बहुत गन्ना ऐसे कोई गांव देहात में खा ले, शहरों में तो उसका प्रोड्यूस है, उसका चीनी है, उसका एथेनॉल है, उसका गुड़ है, उसका खांड है, उसके कई उपयोग हैं। तो वो सीधे फैक्ट्रियों को बेचा जाता है, चीनी मिलों को बेचा जाता है। और जो हम कहते हैं गन्ना भुगतान नहीं हुआ, गन्ना भुगतान नहीं हुआ, गन्ना भुगतान सरकार को नहीं करना होता है। गन्ना भुगतान उन चीनी मिलों को करना होता है, जिसमें से 80 से 90% प्राइवेट है। सरकारी कोऑपरेटिव भी है, लेकिन वो थोड़ी संख्या में। अब इन प्राइवेट से पैसा लिया कैसे जाए? मैं सरकार हूं, आपकी चीनी मिल है, आपने गन्ना किसान को पैसा नहीं दिया, तो मैं आप पे दबाव बना सकता हूं, मैं आप पे केस कर सकता हूं। मैं कितने मालिकों पे केस करूंगा? अगर मैंने आपको जेल में डाल दिया तो मुझे और पैसा और भी नहीं मिलेगा। तो कोई आपको स्मार्ट तरीका निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या तरीका निकाला योगी सरकार ने? योगी सरकार ने जो एक गन्ना का अधिकारी होता है हर जिले में, गन्ना अधिकारी को लेकर और उस जिले में जो चीनी मिला उसको मिला के एस्कोर अकाउंट बना दिया। आपको पता होगा एस्कोर अकाउंट किसे कहते हैं? एस्कोर अकाउंट मतलब हम दोनों के बिना, जिसका एक पर्पस है और उसको उसी पर्पस से यूज किया जा सकता है। और हम दोनों के जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे वो पैसा नहीं निकलेगा। पहले क्या करते थे गन्ना मालिक? चीनी बेची, चीनी से पैसा आया, उससे और अपने खर्चे पे कर दिए और उसको गन्ना किसानों को लेट करते गए। गन्ना पर्ची दे दी बस और कहा कि हाँ देंगे 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो 2.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं, 2.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ था किसानों का, और वो सारा पेमेंट क्लियर करा गया एक बार में। हाँ, वो 1 महीने में नहीं हुआ तो विपक्ष कहता है आपने 15 दिन में पे नहीं करा, क्योंकि भाजपा के चुनाव के उसमें था। मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं भाजपा ने अपना चुनाव का वादा पूरा नहीं करा। हाँ, भाजपा ने 15 दिन में नहीं दिया, भाजपा ने 20 दिन में दे दिया। पहले जो 2.5 साल में नहीं मिला था, तो विपक्ष के पास इतना ही है बस कि आपने 15 दिन में नहीं दिया। देखिए टेक्निकली दे आर राइट कि 15 दिन में नहीं दिया, आपने 20-25 दिन में दे दिया, लेकिन पहले वो 2.5 साल में मिला करता था। तो और उसके लिए एस्क्रो अकाउंट बना। उसके बाद मायावती जी के समय 22 मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया गया, बिल्कुल औने पौने दामों में बेच दिया गया। उन सारी 22 की 22 मिलों पे उनको रिवाइव किया गया। उस केस को सीबीआई में दिया गया कि ये औने पौने दामों में कैसे बेचेंगे। वो केस में तहकीकात चल रही है, उसमें कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, कन्विक्शन भी हो रहे हैं उसमें। और कम से इस 22 में से 18 रिवाइव हो चुकी हैं। इनको एथेनॉल कंप्लायंट भी बनाया जा रहा है, इनको खांड बनाने के लिए भी कंप्लायंट किया जा रहा है। तो वहां पे मैसिव चीनी का प्रोडक्शन हुआ है। तो ये 2 बहुत बड़े आधार हैं जहां पे एमएसपी पे खरीद ज्यादा हुई है। एमएसपी बढ़ी है, एमएसपी पे खरीद ज्यादा हुई है। खरीद भी हल्की फुल्की नहीं, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना ज्यादा खरीद हुई है। और चीनी मिलों को रिवाइव किया गया है। चीनी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो भी बढ़ा दिया गया है 25 रुपए से। वो 425 हुआ करता था, अब 450 हो गया है। और गन्ना मिलों को रिवाइव किया गया। और गन्ना जो किसान है उनको पेमेंट दिया गया। आपको एक आंकड़ा बता के खत्म करूंगा। मायावती जी के समय करीब 50,000 करोड़ की पेमेंट हुई थी। अखिलेश यादव के समय करीब 90,000 करोड़ की पेमेंट होती थी, लेकिन वो भी 2-2 साल, 3-3 साल रुक के। योगी आदित्यनाथ के समय 1 साल में करीब 1,50,000 करोड़ की पेमेंट होती है। तो उससे इसलिए जो माहौल बन रहा है ना, जो टीवी में आता है, वो जमीन पे स्थिति नहीं है। आप भी जमीन पे जा रहे होंगे, आपको पता होगा जब गन्ना किसान को उस पर्ची को लेके नहीं बैठना पड़ता है। और अब तो पर्ची भी नहीं मिलती है, अब तो गन्ना पर्ची एसएमएस पे आती है। आपको पता है जो ई गन्ना ऐप है उसके कितने डाउनलोड है? आप चकित रह जाएंगे सुन के। ई गन्ना ऐप मैं और आप तो डाउनलोड करेंगे नहीं, सही बात है, किसान डाउनलोड करेगा। उसके 45 लाख डाउनलोड है। क्या बात है। और उसकी गूगल में रेटिंग है 4.1। गूगल स्टोर पर रेटिंग है। एक ऐसी ऐप इसको एक नॉर्मल B2B ऐप, शायद ही किसी B2B ऐप हुई ना, मतलब एक किसान और सरकार, चीनी मिल और फार्मर, इन तीनों का इस्तेमाल है। मेरे को तो गन्ना ऐप से कुछ नहीं होगा। 45 लाख डाउनलोड है, सारा काम उससे होता है।
लोग कहते हैं नहीं गन्ना किसान तो अनपढ़ है, उसको नहीं आता है। जो अनपढ़ है उसका लड़का करता है, लड़का नहीं है तो सीएससी बना हुआ है, कॉमन सर्विस सेंटर बना हुआ है, हाँ। तो वहां पे होता है और उसके थ्रू ही गन्ना पर्ची मिलती है, एसएमएस जाता है। तो इसलिए गन्ना किसान को पता है उसका जीवन अखिलेश के समय में क्या था, उसका जीवन आज कैसा हो गया। और ऐसे ही धान के और गेहूं के फार्मर्स को भी पता है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, कॉमन सर्विस सेंटर की जो बात बोली है, इसमें भी यूपी में काफी काम हुआ है योगी जी के अंदर। और थोड़ा जो लोग मजाक उड़ाती थी, डिजिटल इंडिया का बहुत मजाक उड़ता था 2017 में, और जी बहुत लोग विरोधी मजाक उड़ाते थे कि अरे डिजिटल इंडिया आई तो अमीरों का स्कीम चला रहे हैं मोदी जी, अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं। अब देखिए उसका कितना फायदा हो रहा है। सीसेस के बारे में थोड़ा संक्षेप में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पहले तो जो आपने कहा वो मजाक बनाई जाती थी कि डिजिटल इंडिया ये तो मजाक है। क्या आप चिदम्बरम जी की एक बड़ी फेमस स्पीच है, हंसते हंसते मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि आप अगर सब्जी लेने जाएंगे बाजार में, टमाटर 7.5 रुपए दे रहे होंगे, तो क्या पॉस मशीन चलाएंगे? और हम भी गाँव देहात में घूमते हैं, आजकल छोटे से छोटे गाँव में एक नए तरह की पॉस मशीन है। वो पॉस मशीन क्या है? क्यूआर कोड। अब पॉस मशीन की जरूरत भी नहीं है, अब आपको प्रिंट आउट लेके 50 रुपए का क्यूआर कोड लगा देना है वहां पे प्लास्टिक पे चिपका के, और ये क्रेडिट कार्ड है, ये कार्ड है मोबाइल फोन, इसमें 4 ऐप है, इसमें भीम ऐप है, इसमें पेटीएम है, इसमें गूगल पे है, इसमें फोन पे है, उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो एक तरह से सबके पास आ गया। सीएससी एक बड़ी अच्छी चीज है। सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें सरकार की जितनी भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही है, चाहे वो उसके भूमि के रिकॉर्ड हो, चाहे उसके एग्जाम के रिजल्ट हो, या उसके भूमि के नक्शे हो, कोई भी चीज, मनरेगा का पैसा हो या मनरेगा के और भी कोई सत्यापन हो, उसका सत्यापन कराने के लिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम है। लेकिन पहले स्कीमें पहले भी बनती थी, लेकिन उनका कारपेट बॉम्बिंग नहीं होती थी उनकी, कि हर गांव में हर व्यक्ति में। तो सीएससी बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से बड़ी संख्या में सीएससी खुले हैं, और सीएससी का इस्तेमाल बहुत हुआ है। योगी जी ने देखिए एक चीज बहुत अच्छी करी है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को जैम ट्रिनिटी दी, जनधन, आधार, मोबाइल, लेकिन उसको इस्तेमाल जब कोरोना काल में हमने देखा उसका इस्तेमाल कितना अच्छा हुआ। योगी जी अपनी हर स्कीम में सोचते हैं कि उसको मैं कैसे बिठा के जैम का कैसे मैं इस्तेमाल कर पाऊं, कैसे मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर पाऊं, और अगर जहां पे मैंने अकाउंट नहीं नंबर लिए हैं उन डेटा उनको अकाउंट में डेटाबेस में कैसे लेके आऊं। तो और उन सीएससी, और जहां भी लोग कहते हैं कि अरे लोग तो टेक्निकल नहीं है, जैसे कोविन ऐप में आपने लोगों ने बहुत बुराई सुनी होगी, अरे कोविन ऐप में तो हमें ही नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी कैसे करेगा। उसने सीएससी में जाके ले लिया अपॉइंटमेंट, कुछ चीजों को फ्री कर दिया, कुछ 5 रुपए 10 रुपए देके लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया। तो इसलिए सीएससी बहुत अच्छी प्रणाली है, जिससे जहां पे जब तक हमारा मोबाइल पेनिट्रेशन, या मोबाइल पेनिट्रेशन हो भी गया है तो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं है, जहां ऐप नहीं यूज हो सकती है, या स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है भी तो उतनी शिक्षा नहीं है करने की, वहां पे सीएससी एक आदमी है जो आपके इस तरह के सारे काम कर देता है। तो बहुत अच्छी चीज है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यूपी में उसका इस्तेमाल भी ज्यादा हुआ है और उसकी संख्या भी बढ़ी है। बेसिकली गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप वाला कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, हाँ। शांतनु जी, ये आपने ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9 है, कल्चरल रेनेसांस ऑफ यूपी अंडर योगी गवर्नमेंट, यूपी इज नो मोर ओनली अबाउट ताजमहल नाउ। और इसका एक बहुत अच्छा आर्टवर्क भी साथ है, योगी जी उसमें आरती कर रहे हैं, और पीछे राम मंदिर का मॉडल का जो है ड्राइंग है। तो इसके बारे में बताइए, किस तरीके से यूपी को एक उसकी सांस्कृतिक पहचान, विरासत वापस मिली है पिछले 5 सालों में? देखिए अभिनव भाई, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले अगर उत्तर प्रदेश की संस्कृति मानी जाए तो वो ताजमहल से शुरू होती थी और ताजमहल पे खत्म हो जाती थी। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर कुछ दिखाना होता था, उत्तर प्रदेश में कुछ होता था, तो ताजमहल, कव्वाली, ये उत्तर प्रदेश था। अब क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबसे पहली भव्य चीज हुई, वो हुई 2019 का कुंभ। वो बहुत ही भव्य कुंभ था। उसमें करोड़ों लोग आए, उसमें प्रधानमंत्री आए, उसमें एनआरआईज आए, उसमें कई देशों के एम्बेसडर आए। मतलब मैं खुद उसमें करीब 1 महीने रहा, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए, और उसने भारत की, उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमताओं की पराकाष्ठा को दिखाया कि वो कितना सुंदर था। वो श्रद्धालुओं के लिए भी था और वो टूरिस्ट के लिए भी था, जो जानकारी, जो थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा टूरिज्म करना है उनके लिए भी था, वो जानकारी के लिए भी था। मैं अपने बालक को लेके गया था, मुझे लगा कि मेरा बालक 7.5 साल का था, मुझे लगा वो बोर हो जाएगा। वो 15 दिन वो आज भी कहता है, वो 15 दिन वो टेंट में रहता था, परमार्थ निकेतन के टेंट में रहता था। रोज हम नदी में स्नान करने जाते थे, शाम को जाते थे, तो सामने प्रोजेक्शन पे साउंड एंड लाइट का शो चल रहा होता था। क्या शो चल रहा था? कुंभ की कहानी, जो समुद्र मंथन की कहानी है पूरी, वो कहानी चल रही होती थी। वहां पे बहुत सारी एग्जीबिशंस लगी होती थी। तो अब उसमें और अखिलेश यादव के समय भी कुंभ हुआ था,
उसका प्रभारी पता है कौन था? उसके प्रभारी थे आजम खान। आप सोच सकते हैं, मतलब ये हिंदुओं को चिढ़ाने की तरीका नहीं है। आप कुंभ का प्रभारी, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है, उसका प्रभारी आप किसको बना रहे हैं? आप आजम खान को बना रहे हैं, केवल चिढ़ाने के लिए, केवल एक सिग्नलिंग देने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर भी आजम खान को बिठा दिया। सेकुलरिज्म मैंने तुम्हारे ऊपर भी बिठा दिया। तो ये सेकुलर समाजवाद सेकुलर समाजवाद ये हुआ। फिर जितने भी ऐसे और फिर अयोध्या की भूमि पूजन हुआ। अयोध्या का भूमि पूजन तो हमारे इतिहास में बहुत बड़ी चीज है ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को उसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। कैसे किया था? अयोध्या को उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर करने से क्या होता है? उसको फंड ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड, वो हर स्कीम का पार्ट, जो भी म्युनिसिपल की स्कीम्स होती है उसका पार्ट बन जाता है। पहले मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी बने उसके। वहां के तालाब साफ कराए जाए, वहां के घाट साफ कराए गए, वहां की सड़कें चौड़ी करी गई, वहां पे जितने भी झूलते हुए तार थे उनको अंडरग्राउंड किया गया। और जो सबसे बड़ी चीज हुई, वहां पे पहले साल से ही दीपोत्सव शुरू करा गया। पहले 1 लाख दिए, फिर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, और सबने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और जब दीपोत्सव होने लगा तो इंटरनेशनल गेस्ट को बुलाया जाने लगा। वहां पे एक प्रोग्राम में कोरिया की फर्स्ट लेडी को बुलाया गया। कोरिया और भारत का अयोध्या का एक संबंध है। कोरिया का जो आधा समाज है, जो एक वहां की कम्युनिटी है, वो अपने आप को अयोध्या की एक रानी वहां चली गई थी और उनकी वहां के राजा से शादी हुई थी, तो वो अपने आप को अयोध्या का वंशज मानते हैं, आधा कोरिया। अब कितना अच्छा ये सॉफ्ट रिलेशनशिप है, इसको किसी ने एक्सप्लॉइट ही नहीं करा आज तक। कोरिया की फर्स्ट लेडी हमारे प्रशासन के साथ में बैठी, उन्होंने दीपोत्सव देखा। और जब इतने बड़े बड़े लोग आने लगे, इंडोनेशिया की रामायण, थाईलैंड की रामायण, देश के अलग अलग भागों से रामायण, तो मीडिया कवर करने लगी। मीडिया पहले क्यों आती थी अयोध्या? अरे आज कोर्ट का केस है, आज वर्डिक्ट का दिन है, आज जजमेंट आने वाला है, या आज कोई हेयरिंग होने वाली है, यहाँ पे दंगा हो सकता है, इसलिए जाती थी पहले। अब क्यों जाती है? अब वो दीपोत्सव कवर करने जाती है। पहले आप मेक माई ट्रिप, ओयो, किसी में ढूंढे तो एक होटल दिखता था, अब वहां ढूंढे तो आपको 15-20 होटल ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया है। टैक्सी नहीं मिलती है वहां पे, अब टैक्सी भरी हुई है, होटल भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, लोग पूजा की सामग्री खरीद रहे हैं, लोग कैलेंडर, मंदिर, मूर्तियां, माला, कड़े खरीद रहे हैं। तो इकोनॉमी में खतरनाक उछाल आया है। अभी मंदिर बनने से पहले की बात बता रहा हूँ। मंदिर बनने से उसके बाद तो धन धान्य से केवल अयोध्या नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार तक तर जाएगा। आपको पता होगा, केवल तिरुपति अभिनव भाई 3,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। गणेश विसर्जन मुंबई में अकेले 500 करोड़ की इकोनॉमी। तो अयोध्या भी एक रिलीजियस इकोनॉमी बन जाएगी। भारत में करीब 200 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जो रिलीजियस टूरिज्म पे चलते हैं, उनका पूरा धन धान्य उससे चलता है। तो वहां राम जी की कृपा तो होगी, उनका तो वैभव होगा ही, लेकिन साथ में लक्ष्मी जी का वैभव भी साथ में आएगा। शांतनु जी, अयोध्या के बारे में आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। बोला जाता है कि अयोध्या में जो है कुशिता जी का श्राप लगा था। जब उनको निष्कासित किया गया तो उनके साथ जो है श्री और समृद्धि दोनों चली गई। अभी राम मंदिर जब पूरा बनेगा, पुनः स्थापित होगा, तो लक्ष्मी वापस आएंगे अयोध्या में, ऐसा मानना है। नहीं तो आप देखिए वृंदावन में और अयोध्या में बहुत अंतर है माहौल में। वृंदावन मथुरा में उत्सव का माहौल रहता है, अयोध्या में उत्सव का माहौल नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी सीता जी के रूप में जा चुकी थी। जी बिल्कुल, अब वो लौट रही हैं। अयोध्या को तो एक विवादित स्थल बना दिया गया है। अगर मैं आपको आज से 4-5 साल पहले आंखें बंद करके अयोध्या में छोड़ दूं, तो आपको पता मिल कि आपकी ऐसी प्राचीन नगरी में है। पहली स्थापित मनु के द्वारा पहली स्थापित नगरी मानी जाती है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी तरह से मथुरा की होली भव्य होने लगी, बनारस की देव दीपावली भव्य होने लगी, और जो अभी पिछले हफ्ते हमने काशी विश्वनाथ का पुनरुत्थान देखा, वो तो भव्य था, वो तो दिव्य था। और उस तरह से किस तरह से प्रधानमंत्री सुबह आते हैं, पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर श्रमिकों का सम्मान करते हैं। पहले हमने सुना था जब मुगलों के कालों में जो भवन बनते थे तो कारीगरों के हाथ काट दिए जाते थे, आज कारीगरों के साथ बैठ के खाना खाया जाता है, उनको पुष्प वर्षा करी जाती है। तो मतलब भारत बदल रहा है, हमने कैसे देखा है, और कैसे फिर आरती हुई, कैसे उसको हमने भव्य स्वरूप को देखा। और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार दिखती है। विजन नरेंद्र मोदी का था, एग्जीक्यूशन योगी आदित्यनाथ का था, तो वो दिखता है। और ऐसे जितने भी बड़े तीर्थ स्थल है उन सब का सम्मान किया गया है, उन सबको पर्यटक स्थल में बदल दिया गया है। बड़े बड़े पर्यटक स्थल हो गए हैं, उनमें जाने की सुविधा, आने की सुविधा, सड़क, एयरपोर्ट सबसे भव्य हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये कल्चरल रेनेसां देखा है हमने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, विंध्याचल देवी का जो धाम है उसका भी पुनर्निर्माण हो रहा है काफी भव्य तरीके से। वो काफी बेहतरीन है, वो मेरी कुल देवी भी है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि वहां पे फाइनली कुछ हो रहा है। क्योंकि जब जाते थे तो बड़ा दुख होता था कि एकदम संकरी गली है, इंक्रोचमेंट है, मेन रास्ते में बड़ी सी मस्जिद भी बना दी गई है एकदम से करके। अब जो है फिर से उसको
क्या कहते हैं काफी बेहतर काम हो रहा है। लेकिन देखिए ये सब बातें तो होती रहती है, मीडिया में काफी बातें होती हैं। और हमने भी काफी पॉडकास्ट किए हैं शांतनु जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल कॉलेजेस पे, एक्सप्रेस बिल्कुल वे बिल्कुल। पे, सरकारी नौकरियों पे। लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो सिर्फ अमीरों के काम हो रहे हैं, एक्सप्रेस वे चल रहे हैं तो उसमें तो टोल लगेगा, अब गरीब नहीं जा सकता। जी जी इस तरह की बातें होती है, ये टूरिज्म तो ऐसे ही बस हो रहा है, इससे जनता को क्या फायदा हो रहा है, गरीबों को क्या हो रहा है। जी। तो जो गांव में गरीब है, देखिए यूपी भी गरीब राज्य है, उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो बेहद गरीब है, कुछ इलाके तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। आप तेराई का एरिया देख लेंगे, कुशीनगर सिद्धार्थनगर का एरिया देख लेंगे। जी तो योगी जी की सरकार में गरीबों के लिए प्रत्यक्ष क्या हुआ है? ठीक है, एक्सप्रेस वे बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, इनको फायदा होगा, सबको होगा, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ क्या हुआ है गरीबों को योगी जी की सरकार में? उसके बारे में चर्चा करके आज की चर्चा को भी हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप मेरा अंतिम चैप्टर देखेंगे अभिनव भाई, उसका पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। उसका उसका नाम है डबल इंजन की सरकार। इसका पेज नंबर है 2005 205 सॉरी 205, डबल इंजन की सरकार। ये मैं दिखा रहा हूं आपके दर्शकों को। डबल इंजन की सरकार, हाउ मोदी योगी ब्रॉट वेलफेयर फॉर द पुअर इन यूपी। तो योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साल से देखा, क्योंकि वो पिछले 19 साल से सांसद थे, उनको पता था कि सेंट्रल की स्कीम कैसे आती हैं, कैसे उनका उपयोग लिया जाता है, अगर वो अटक जाती हैं तो सेंटर से कैसे आपको समन्वय करना है। तो उन्होंने कहा ये तो भाई हमारे पास एक तरह से दी हुई है, इसको आपको बस इंप्लीमेंट करना है। और मोदी जी की प्रसिद्धि से योगी जी को कोई दिक्कत नहीं, वो तो चाहते हैं मोदी जी की और प्रसिद्धि हो, वो तो चाहते हैं फिर से 2024 में और बड़े जनमत से मोदी जी फिर हमारे बीच आए। तो उन्होंने क्या करा, जितनी भी स्कीमें थी उसको सबसे पहला उनका फोकस था कि जितनी भी सेंट्रल स्कीमें हैं उसमें मुझे नंबर 1 रहना है, नंबर 2 भी नहीं। और आज मैं पहले आपको आंकड़ा बताता हूं, फिर बात बताऊंगा। आज अभिनव भाई 45 ऐसी स्कीमें हैं, 45 स्कीम ऐसी है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें सारी है। मैं आपको कुछ के नाम बताता हूं। और इसीलिए जो ये डबल इंजन की सरकार है, जुमला नहीं है, ये उसका बिल्कुल चरितार्थ होता है कि कैसे अगर विजन सेंटर का हो, वहां से आपको अनुदान मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, किसी में 100%, किसी में 80% शेयर सेंटर का है, किसी में 60% शेयर सेंटर का है, तो उसे इंप्लीमेंट करना कितना आसान हो जाता है। तो जो पीएम आवास योजना है उसमें 45 लाख घर या तो बन चुके हैं, 30 लाख बन चुके हैं, 15 लाख चिन्हित हो चुके हैं। जो पीएम आयुष्मान भारत है उसमें करीब 1.25 करोड़ कार्ड बन चुके हैं। स्वच्छ भारत में 2.5 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं, 2.5 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं। तो इसीलिए उपयोगी है वो, इसीलिए उपयोगी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आए, उसको जोर से इंप्लीमेंट किया गया। जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना मतलब कुकिंग गैस वाली योजना, इसमें 1,67,00,000 गैस के कनेक्शन बिक चुके हैं। एक दिन अगर एक महिला लकड़ी पे खाना बनाती है तो कम से कम 300-400 सिगरेट फूकने के बराबर होता है। भाई समझ ना, 300-400 सिगरेट फूकने के बराबर सिगरेटें रोज महिला पीती थी जब वो लकड़ी पे बनाती थी। और उसका जीवन कितना कठिन होता था, ठंड में, ओस में, बरसात में, उसको किस तरह से लकड़ी लेके आनी है, लकड़ी गीली है तो लकड़ी सुखानी है, लकड़ी संचय करनी है। अब वो एक लाइटर जलाती है, हमारे और आपकी तरह, और खाना बनाती है। और क्या क्या स्कीम है, एक जो स्कीम है हर घर बिजली, उसमें 1,41,00,000 बिजली के मुफ्त कलेक्शन दिए गए। तो 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 1.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं होती थी, या इधर से खंटी मारते थे, उधर से खंटी मारते थे, मिलती थी नहीं मिलती थी, अब उनके अपने मीटर है। तो ऐसे में पढ़ता चला सकता हूं, पूरे चैप्टर में यही है इसमें कि किस तरह से अलग अलग योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम थी उनको बिल्कुल आच्छादित कर दिया, कारपेट बॉम्बिंग कर दी, एक व्यक्ति नहीं छोड़ा। और मैं टीवी डिबेट में अक्सर कहता हूं कि 2014 के बाद से सेंटर में और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में चुनाव एनालिसिस करते समय आपको एक नई जाति को भी कंसिडर करना पड़ेगा। आपको लगेगा मैं जातिवाद की बात क्यों कर रहा हूं, और ये जाति कौन सी है? ये जाति है बेनिफिशियरी की जाति, ये जाति है लाभार्थी की जाति, जिसको कुछ ना कुछ लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है। ये वही लोग हैं जिनका 1 रुपए चला करता था राजीव गांधी के समय और केवल 15 पैसे पहुंचा करते थे। अब जब नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए भेजते हैं पीएम किसान के, तो 6,000 ही खाते में जाते हैं, बीच में कोई कुछ इधर उधर नहीं कर सकता। अभी सारी स्कीमें पहुंच रही हैं। तो आप जब भी आप आजकल आप भी देख रहा हूँ गांव का भ्रमण कर रहे हैं, अगर आप 50 लोगों को इकट्ठा कर लें, उस 50 के बीच में ये जो आपने 45 स्कीम है, किसी को कुछ मिला 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 है। तो ये जो वोट बैंक है, जो बेनिफिशियरी वोट बैंक है, जो लाभार्थी वोट बैंक है, ये फिर ये नहीं देखता कि मैं जाट हूं, कि मैं त्यागी हूं, कि मैं हिंदू हूं, कि मैं मुसलमान हूं। ये उसके ऊपर जाके फिर वोट करता है, क्योंकि उसने देखा है कि मैं सालों से स्कीमें भाषण सुन रहा हूं, लेकिन स्कीमें मिलती नहीं थी, बस मुझे भाषण सुनाई देता था।
कुछ लोगों, कुछ खास लोगों को मिल जाती थी। अगर एक की सरकार रही तो एक को मिल गया, दूसरे की सरकार रही तो दूसरे को मिल गया। तो सरकारों की जो जाति की प्रेफरेंस होती थी उसके हिसाब से स्कीमें बटा करती थी। अब सबको स्कीमें मिला करती है, तभी इतने बड़े बड़े नंबर है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रो पुअर, प्रो वेलफेयर पॉलिसी है, ये अलग एक वोट बैंक बन के उभरा है। नहीं नहीं, सही बात है। मेरे को याद है 19 के चुनाव के पहले मेरा एक दोस्त था अपना फैजाबाद में, तो उनकी गैस एजेंसी थी। तो वो लोग जो भी है ये उज्ज्वला योजना में उनका भी उसमें इम्प्लीमेंटेशन में उनका भी कुछ था, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इन्हीं के थ्रू पार्टनर रहे थे। तो मेरा दोस्त दिल्ली में रहता था, तो वो एक बार गया तो उसने बोला मैं भी चल के देखता हूँ गाँव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से गैस बच रहा है। तो क्या एक गरीब महिला आई, उसने मेरे पाँव छुए, पता चला कि इनकी गैस एजेंसी है। सो मैं उसके अजीब था, उसने कहा कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं आप। सो बोली कि देखो मोदी जी तो हमारे घर आएंगे नहीं, और आप ही आए हो, और पहली बार मुझको कुछ मिला है सरकार से, और ये बहुत बड़ी बात थी। अब जाहिर सी बात उसका वोट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, मोदी जी को लाभार्थी का जो आपने बताया सही बात है। एक मैं कहती फाइनल प्रश्न होगा, लेकिन प्रश्न मैं और पूछ लेता हूँ आपसे लगे हाथों, पता नहीं आपको दोबारा कब पकड़ पाऊं शांतनु जी। ये जो पहले होता था कि परिवारवाद चल रहा है, सामाजिक न्याय के नाम पे अपना परिवार का विकास चलता था, और दूसरा गुंडे और माफिया बहुत पाले पोसे जाते थे, वही सामाजिक न्याय था। वो कैसे बदला है? मतलब वो जो एक राजनीति थी यूपी में कि जाति के नाम पे अपने परिवार का विकास, और रिप्रेजेंटेशन के नाम पे सभी बाहुबलियों, गुंडे, माफियाओं को भर लेना, बोलना हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया हर सबको, वो थोड़ा राजनीति योगी जी के समय में काफी बदली है। उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल दोनों सही टर्म यूज करी। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं दो टर्म से, 2017 के पहले वो दो टर्म से डिफाइन हो जाती थी। एक होता था एक परिवारवाद, और दूसरा राजनीति का इंस्टीट्यूशनल क्रिमिनलाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का एकाध को ले लिया, इंस्टीट्यूशनल क्रिमिनलाइजेशन, कि मैंने मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, इन सबको मैंने नेता बना दिया, इनको एमएलए एमपी बना के संसद में और विधानसभा में भेज दिया। ये लालू प्रसाद यादव ने बिहार में करा, और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में करा, और मायावती जी ने भी ज्यादा इस पे कुछ काम नहीं करा। उन्होंने भी आंखें मूंद दी, उन्होंने भी बस उस आदमी को अपनी तरफ कर लिया। बस उन्होंने इतना बदला कि वो जो उनका गुंडा था वो इनके यहाँ मर गया। तो मुख्तार अंसारी को सबने पाला है, मुलायम सिंह ने भी पाला है, और मायावती जी ने पाला है, और आजकल कांग्रेस उसको बचाने की कोशिश कर रही है पंजाब ले जाके, लेकिन योगी जी फिर वापस ले आए। तो उसका तो बिल्कुल काट हुआ है। हर जिले में कम से कम 5 से 10 ऑर्गेनाइज्ड गैंग हुआ करती थी अभिनव भाई। ऑर्गेनाइज्ड गैंग बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं छुटपुट चोर, ऑर्गेनाइज्ड गैंग जिनके पूरा पूरा दल बल था, जिनके पास हथियार होते थे, गाड़ियां होती थी, पूरा एक आता होता था। ऐसी सारी ऑर्गेनाइज्ड गैंग अमूमन न्यूट्रलाइज हो गई, पहली बात। दूसरी बात, परिवारवाद। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एमवाई कॉम्बिनेशन की राजनीति करती है, मुस्लिम यादव। मैं कहता हूं मुस्लिम यादव की भी नहीं करती है, वो एमएस करती है, मुस्लिम सैफई खानदान। उसमें वो यादव की राजनीति भी, ज्यादा कोई स्मार्ट यादव पहुंच जाए तो उनको डर लगने लगता है अखिलेश जी को, नहीं नहीं यार ये तो मुझे ही सुपरसीड कर जाएगा। तो वो यादवों के भी हितैषी नहीं है, वो तो केवल सैफई और अपने खानदान के। अगर आप मुझे 1 मिनट और दें तो मैं पेज नंबर 27 पढ़ना चाहूंगा बस आपके, इसमें मुझे 1 मिनट लगेगा पूरा पेज पढ़ने में। और एक बड़ा माया जाल है, उन शब्दों को सुनने में आपको मजा आएगा, कि यादव खानदान जब अपने पीक पे था, सैफई खानदान, यादव खानदान भी नहीं कहना चाहिए, मुलायम सिंह यादव का खानदान, सैफई खानदान जब अपने पीक पे था, तो उसमें होता क्या था? उसमें होता यह था कि मुलायम सिंह यादव was a 3-time chief minister and a member of parliament. Akhilesh Yadav was chief minister and multiple time member of parliament. Akhilesh Yadav's wife Dimple Yadav was an MP from Kannauj. Aparna Yadav, wife of Netaji's another son Pratik Yadav, contested 2017 assembly election. ठीक है जी। मुलायम सिंह यादव younger brother शिवपाल सिंह यादव was an MLA and minister. शिवपाल सिंह यादव son आदित्य यादव was chairman of UP Cooperative Federation. अभी खत्म नहीं हुआ है। धर्मेंद्र यादव, son of Mulayam Singh Yadav's another brother Abhay Ram Yadav, has been 3-time MP from UP. Vandana Yadav, Dharmendra Yadav's sister-in-law, was chairperson of Jila Panchayat from Hamirpur. अभी खत्म नहीं हुआ है। शीला यादव, Abhay Ram Yadav's daughter, has been the member of District Development Council. सब राजनीति में है किसी ना किसी तरह, पूरा सफाई खानदान। संध्या यादव, Abhay Ram Yadav's another daughter, has been chairperson of Jila Panchayat for Mainpuri. उनका इलाका है पूरा। Wife and son of Rajpal Yadav, another brother, बहुत सारे भाई हैं उनके, of Mulayam Singh Yadav, प्रेमलता यादव and Abhishek Yadav, has been the president and chairman of district पंचायत of Etawah. एक और तेज प्रताप सिंह यादव, ये वो लालू प्रसाद वाले तेज प्रताप नहीं, इनके परिवार में भी एक तेज प्रताप सिंह है। तेज प्रताप सिंह यादव, son of मुलायम सिंह यादव, another brother रतन सिंह यादव, has been an MP from मैनपुरी। फिर तेज प्रताप यादव की मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव की लड़की से शादी भी हो गई, वो अलग कहानी है।
ये आपस में शादियां भी करते रहते हैं परिवार। मृदुला यादव, डॉटर इन लॉ ऑफ रतन सिंह यादव, हैज बीन ए मेंबर ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फ्रॉम सेफई। अब आ जाते हैं हम राम गोपाल यादव जी पे। राम गोपाल यादव, द कजन ऑफ मुलायम सिंह यादव, हैज बीन ए मेंबर ऑफ राज्यसभा सिंस 1992। राम गोपाल यादव सन अक्षय यादव हैज बीन ए एमपी फ्रॉम फिरोजाबाद इन यूपी। मतलब मैं थक गया बोलते बोलते, लेकिन ये खानदान नहीं खत्म हुआ। तो ये है इनकी राजनीति। मतलब मैंने कम से कम 25-30 नाम तो आपको पढ़ के सुना दिए, जो या तो पार्लियामेंट में थे, या असेंबली में थे, या ब्लॉक में थे, या जिला में थे, उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो ये थी उनकी राजनीति। मतलब एक नया राज परिवार बन गया था एक। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मोदी जी के घर वाले क्या कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, उनके नाम किसी को नहीं मालूम। योगी जी के परिवार वाले क्या कर रहे हैं, कोई चाय बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई स्कूल में टीचर है, कोई फौज में है। वो उनका परिवार है, इनका परिवार है। कौन देश के लिए जनता की राजनीति कर रहा है और कौन सैफई खानदान की राजनीति कर रहा है, मेरे ख्याल से इस चैप्टर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सही बात है शांतनु जी। और आपकी ये बुक मैंने पढ़ी है, काफी इंटरेस्टिंग है, और मैं सबसे कहूंगा कि इस बुक को जरूर खरीदें, पढ़ें, और यूपी में बांटें भी जरूर। हिंदी का भी वर्जन आ चुका है। वर्जन आ गया, इसका हिंदी वर्जन अमेज़न पे है और अच्छी रैंकिंग आ रही है, टॉप 3 टॉप 5 में रह रही है। क्या बात है। मैं सबसे आग्रह करूंगा सारे दर्शकों से कि कम से कम 5 कॉपी खरीदें और अपने परिवार में, अपने शहर में अपने लोगों को बांटें। अगर आप यूपी से बाहर हैं तो भी खरीद के बांटना शुरू कर दें इसको। आप इसका लिंक अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश में जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शांतनु जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। आपके लगातार कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, ऑनलाइन बुक लॉन्चेस हैं। आपका बहुत आभार शांतनु जी कि आप अर्बन चार्टराटी पे आए। उम्मीद है हम लोग फिर से चर्चा करेंगे जल्दी ही। थैंक यू अमन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्वाइन द चैनल एज अ मेंबर। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मैं पॉडकास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नई जिम्मेदारियों के कारण शेड्यूल थोड़ा इरेटिक हो गया है कि कभी कहीं जाना होता है, कभी कुछ और करना होता है, लेकिन मैं हर महीने ऐसे 3-4 अच्छे पॉडकास्ट जरूर करूंगा जिसमें शांतनु जी जैसे लोग आपको नई बातें बताएंगे। धन्यवाद।